बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। संसद भवन में बैठक जारी है इस वक्त। तो बांग्लादेश के विषय को लेकर यह सर्वदलीय बैठक, क्योंकि भारत ने अभी तक इस पर आधिकारिक राय नहीं दी है, आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, और ठीक उसके पहले यह एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी पार्टियों के साथ राय मशवरा किया जा रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, क्या चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है सर्वदलीय बैठक को लेकर? ये देखिए, सर्वदलीय बैठक जो है बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार ने बुलाई है। ये संसद भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा विपक्ष की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, टी.आर. बालू समेत तमाम विपक्ष के दल के जो नेता इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जो है, तमाम दलों के नेता जो मौजूद है, उनको ब्रीफ करेंगे कि बांग्लादेश में अभी राजनीतिक हालात क्या है और भारत सरकार का इसमें रुख क्या है, साथ ही साथ भारत सरकार आगे क्या इसमें स्टैंड लेने जा रही है और क्या क्या कदम उठाने जा रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। इन तमाम बातों को लेकर विदेश मंत्री बैठक को ब्रीफ भी करेंगे और साथ ही साथ चूंकि विदेश मंत्री आज संसद में बयान भी दे सकते हैं, तो ऐसे में इस बात की उसके पहले तमाम जो विपक्ष के नेता हैं देश के, उनको सरकार कॉन्फिडेंस में भी ले रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हमारे पड़ोसी देश का मामला है, एकदम जिसकी सीमाएं सटी हुई है। और ऐसे में अगर कोई बाहर बयानबाजी होती है, विपक्ष की तरफ से कोई बयानबाजी आती है, तो उससे दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसलिए भी विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। और एक बात और कि अगर विदेश मंत्री संसद में बयान देते हैं तो उसमें तमाम तरह के विपक्ष की तरफ सवाल पूछे जाते हैं। तो सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि सरकार की जब विदेश मंत्री का बयान हो तो इस पर काउंटर क्वेश्चन न किया जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो डिप्लोमेटिकली जो ठीक रहेगा और एक पड़ोसी देश के नाते बांग्लादेश को लेकर भारत का जो रुख रहेगा उसको सरकार संसद में स्पष्ट करेगी और आगे जैसे जैसे परिस्थितियां डेवलप होगी उसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक को लेकर जानकारी दे रहे थे आनंद, और ये बहुत जरूरी है कि विदेश नीति से, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी से जुड़े मुद्दे पर पक्ष हो या विपक्ष, वो एक मत रहे, एकजुट रहे। इससे पहले, इसीलिए बयान से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सबको एक मत किया जा सके, भारत का रुख सबके सामने रखा जा सके बांग्लादेश को लेकर। अहम खबर है, बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे आईएसआई, 6 साल से आईएसआई रच रही थी इसकी साजिश। जी हां, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है इसके पीछे। आईएसआई की साजिश में बीएनपी चीफ तारिक रहमान भी शामिल। लंदन में तख्ता पलट का बना था प्लान। जो जानकारियां आप सामने आ रही हैं इस तख्ता पलट को लेकर, वो चौंकाने वाली। तो जी देखिए, जिस साजिश की बात की जा रही है उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट और इसमें कैसे आईएसआई की भूमिका रही है, किस तरीके से आईएसआई का रोल रहा है, वो सारे तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं बिग वॉल के माध्यम से। बांग्लादेश में तख्ता पलट, आईएसआई की साजिश, पहला बड़ा खुलासा। बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश आज नहीं बल्कि 6 साल पहले रची गई थी और 6 साल पहले से ही इसके तार बुने जा रहे थे। आईएसआई और बीएनपी चीफ तारिक रहमान ने यह पूरा प्लान तैयार किया था, जो अब सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। समीर जी हां, पहली मीटिंग देखिए जुलाई 2018 में लंदन में तख्ता पलट का यह प्लान बनता है। दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में आईएसआई ने प्लान को आगे बढ़ाया। पूरी जानकारियां जो सामने आई हैं वो इस कॉन्स्पिरेसी की पोल खोलती नजर आती हैं। आईएसआई ने तारिक रहमान को जिम्मेदारी सौंपी और इसके बाद तारिक की आईएसआई से यूरोपीय देशों में होती है मुलाकात। और दूसरा बड़ा खुलासा यह कि आईएसआई ने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को इसकी जिम्मेदारी दी थी। तो समीर, ऐसा लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा प्रोग्राम किया गया और बांग्लादेश की जमीन पर उतारा गया। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का पैनल तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन एक बहुत खास मेहमान जनरल वीपी मलिक साहब, पूर्व आर्मी चीफ भारत के, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मजहरुल इस्लाम खान साहब बांग्लादेश से हमारे साथ लाइव हैं, कमर आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं और एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि 1971 के बांग्लादेश युद्ध में आपकी भी अहम भूमिका रही और इस वक्त जो मौजूदा बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वकारुज्जमा साहब,
वो भी उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे, आप लोगों का साथ रहा। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो शख्सियत जिसके हाथ में बांग्लादेश में आज सारी की सारी पावर नजर आती है, उनकी शख्सियत है कैसी, उनके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता पाए। देखिए, जनरल ज़मन कुछ दिन पहले ही उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश आर्मी का ओहदा संभाला था जी। मेरे ख्याल में 23 जून को। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये 1971 की लड़ाई में तो नहीं थे, लेकिन जो इनके फादर इन लॉ हैं उनको मैं जानता था, क्योंकि वो मेरे समय जब मैं आर्मी चीफ था यहाँ पर, तो वो बांग्लादेश आर्मी के चीफ थे, जनरल मुस्तफिजुर रहमान। और मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो बेगम जिया के सॉरी नॉट बेगम जिया बल्कि शेख हसीना के नेफ्यू लगते हैं। तो इनका दूर का रिश्ता है शेख हसीना के साथ में। और अभी अभी उन्होंने थोड़ी दिन पहले ही ये ओहदा संभाला है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने पहली बार प्रेस को ब्रीफ किया तो उनके साथ में दोनों नेवी चीफ और एयर चीफ भी साथ में थे। इसका मतलब ये है कि तीनों चीफ जो हैं वो एक ही एम को लेकर बात कर रहे हैं और उनके आपस में समझदारी है और अंडरस्टैंडिंग है। तो ये एक लगता है कि इसमें अलग अलग नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स सारे दोनों इकट्ठे मिलकर बात कर रहे हैं। मलिक साहब, एक बात लोगों को समझ में नहीं आ रही कि जब शेख हसीना के साथ इतने अच्छे संबंध थे, मौजूदा आर्मी चीफ के एक रिश्तेदारी भी थी, तो ऐसा मुमकिन कैसे हो गया? मतलब फिर तख्ता पलट कैसे हो गया? सारी पावर्स जो हैं वो आर्मी ने अपने हाथ में कैसे ले ली? या फिर ये जरूरी हो गया था बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए, इसके चलते आर्मी को ये फैसला मजबूरी में करना ही पड़ा? मेरे ख्याल में आपकी जो दूसरी बात है वो सही है, क्योंकि हालात इस तरीके से पहुंच गए थे कि मेरे ख्याल में आर्मी के पास और कोई चारा भी नहीं था। और ये और भी आपको याद रहेगा कि जब ये बांग्लादेश से शेख हसीना वहां से आई हैं अपनी बहन के साथ में, तो उनका बांग्लादेश एयरफोर्स का प्लेन था और उसको एस्कॉर्ट करके इंडियन प्लेन भी लेके आए जब इंडिया की टेरिटरी में। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ में कोई दुश्मनी थी या ये, पर मेरे ख्याल में हालात ऐसे बन गए थे कि वो उनको वहां से ये काम करना पड़ा। और आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने पहली स्पीच में बोला था कि मैंने अपनी फौज को बोला है कि गोलियां नहीं चलाएंगे और वो पीसफुल इसका वो करेंगे जी। लेकिन अब जो हालात ऐसे बने हैं तो उसके बीच में मैं समझता हूँ कि वो काम करते रहेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होता। तो आर्मी का उनके नीचे, बांग्लादेश आर्मी का उनके नीचे एक अहम किरदार होगा। अच्छा मलिक साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल, आपने कहा हालात ऐसे बन गए थे, हालात ऐसे बन गए या फिर साजिशन बनाए गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार ये जानकारियां सामने आ रही हैं कि बेगम खालिदा जिया जो कि अभी तक जेल में थी, अब बाहर आई हैं, उनके बेटे की आईएसआई के टॉप ऑफिशियल्स के साथ लगातार मीटिंग हो रही थी। कई सालों से एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे मिशन पर काम किया गया है, जिसे अंजाम आरक्षण के नाम पर हो रहे विरोध और आंदोलन के बाद दिया गया। क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? आईएसआई की बड़ी भूमिका है इस coup के पीछे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जमायते इस्लामी और बीएनपी पार्टी जो है वहां पर जब उन्होंने देखा कि हालात ऐसे बिगड़ गए हैं, तो उन्होंने भी, ये होता ही है जब अपोजिशन को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है तो उसके बीच में घुस के काम करते हैं। और दूसरी बात रही कि बाहरी देशों का, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि आईएसआई का हमेशा से ही बीएनपी के साथ में गठबंधन रहा है और जमायते इस्लामी का भी पाकिस्तान की जमायते इस्लामी के साथ में गठबंधन रहा है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इसके बीच में आईएसआई का एक बड़ा हाथ हो। तो सर, आखिरी सवाल ऐसे में, जब आप भी इस साजिश को पुख्ता तौर पर मान रहे हैं कि ये हो सकता है, ये भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब?
4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर जो है हमारा बांग्लादेश से लगता है, और अगर इस योजना पर अमल किया गया है, इसे अमल में लाया गया है, तो यह हमारे लिए कितनी चिंता की बात है अगर एक प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान सरकार जो है वो हुकूमत में आती है बांग्लादेश में। तो देखिए, अगर प्रो चाइना या प्रो पाकिस्तान सरकार यहाँ पर आती है बांग्लादेश में, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इट हैज सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर अस। तो पहली बात तो है, हमको देखना है कि ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर बांग्लादेश में सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। इस वक्त तो उनको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, और खासकर हिंदू जो वहाँ पर समाज है उनकी रक्षा करनी है, और उससे मालूम पड़ जाएगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और जब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और देखा जाएगा उस वक्त। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस जो हैं इसके बीच में अपना उनका हाथ रहेगा। जो भी गवर्नमेंट बनती है उस वक्त मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बॉर्डर आपने सही बोला, 4000 से भी ज्यादा है, और त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, बंगाल है अपना, तो सारी तरफ, चारों तरफ से हमारी जो प्रांत हैं वो इसको घेर के रखे हैं। और रिफ्यूजीज आ सकते हैं, रिफ्यूजीज के बीच में उनके स्पाइस भी आ सकते हैं। तो हमको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। बीएसएफ के कंट्रोल के नीचे आती है ये बॉर्डर, तो उनको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जो भी रिफ्यूजीज आते हैं तो ठीक तरीके से उनको छानबीन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वीपी मलिक हमसे बात करने के लिए। भारत के पूर्व आर्मी चीफ हमसे बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर भारत के लिए भी अपने सिक्योरिटी कंसर्न हैं, और जिस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में हमारे पड़ोसी मुल्क में बन गए हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक हैं। रवि, बिल्कुल, और देखिए एक और अपडेट हम आपको देते चले। बड़ी खबर, आज भारत में ही रह सकती हैं शेख हसीना। यूके में अभी उनको नहीं मिली है शरण। जब तक किसी देश में शरण नहीं मिलती, भारत में ही रहेंगी। जानकारी के मुताबिक शाम तक शरण मिलने की उम्मीद है, और उसके बाद शायद खबर आए कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल भारत में है शेख हसीना। तो देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के विलेन कौन कौन हैं, आइए जल्दी से आपको यह बता देते हैं। तख्ता पलट के विलेन कौन कौन, कई तरह की साजिशें और कॉन्स्पिरेसीज सामने आई हैं। आईएसआई का रुख बड़ा नजर आ रहा है। 6 साल से रची जा रही थी इसकी साजिश, और तारिक रहमान ये बहुत अहम किरदार है। 2018 में आईएसआई के साथ बैठक में इस साजिश की बुनियाद रखी गई, जिसको अब जाकर अमल में लाया गया। रवि, बिल्कुल, देखिए शहबाज शरीफ का भी नाम इसमें। तख्ता पलट के लिए आईएसआई को इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। आईएसआई एक्टिव हुआ, और शी जिनपिंग चीन की तरफ भी इशारा कि गैस भंडार के लालच में उथल पुथल के समर्थक रहे, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अपनी भूमिका को इतना बड़ा वो करना चाह रहे थे ताकि इस इलाके में अपनी बढ़त बना सके, चीन की बढ़त बना सके। तो ये वो चेहरे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि इनकी भूमिका किस तरह से रही है इस पूरे coup में। और देखिए, भारत में शेख हसीना है इस वक्त, और कुछ अहम सवाल हैं, उन सवालों पर गौर करना बेहद जरूरी है। कल शाम 5:30 बजे से भारत में क्यों हैं वो, और एयरबेस से बाहर क्यों नहीं आ रही हैं, अभी तक वहां पर ही मौजूद है। किसी देश में शरण लेने में क्या परेशानी आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक कहीं से उनको अनुमति नहीं मिली है। क्या भारत के सेफ हाउस में होने से कोई परेशानी है, और क्या ब्रिटेन के असाइलम कानून के मुताबिक कोई दिक्कत है जिससे ब्रिटेन की तरफ से अभी तक कहीं कोई बात नहीं कही गई है इस पर कि वो शरण दे रहे हैं या नहीं, और क्या तीसरे देश में होने से शरण नहीं देता है ब्रिटेन। ये सारी चीजें हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जेके त्रिपाठी सर, ये सवाल मैं आप ही के सामने रखना चाह रहा हूं। ब्रिटेन और दूसरे देशों में असाइलम लेने में क्या परेशानी हो सकती है शेख हसीना को? क्या कोई पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक इशू हो सकता है अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए? त्रिपाठी सर, देखिए, यूरोप वैसे तो यूरोप के कई देश असाइलम लेने में बड़ा लिबरल हैं, असाइलम देने में शरण देते हैं, राजनीतिक शरण देते हैं, और ब्रिटेन भी देता है। लेकिन ब्रिटेन अभी मेरे ख्याल से इसलिए नहीं कुछ कर रहा है, कुछ अभी इतनी जल्दी नहीं निर्णय कर पा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में बांग्लादेशी मूल के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। और अभी कल ही देखा आपने कि जब ये बात खबर आई कि शेख हसीना वहाँ से निकल चुकी हैं बांग्लादेश से,
तो लोगों ने वहाँ पर जुलूस निकाल करके बाकायदे लोगों ने खुशियाँ मनाई और अपनी खुशी का इजहार किया। तो ब्रिटेन उसको देखते हुए शायद नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं इस मामले में। और आपको याद होगा कि बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन जो थी, उनको स्वीडन ने असाइलम दिया था, और तस्लीमा नसरीन भी पहले यहाँ आई थी भारत, और भारत से फिर स्वीडन गई थी और वहाँ काफ़ी दिन तक असाइलम में रही थी जी। तो मेरे ख्याल से किसी तीसरे देश में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक भारत की बात है तो मैं नहीं समझता कि भारत को उन्हें असाइलम देना चाहिए या भारत उन्हें असाइलम देगा भी, क्योंकि अगर भारत उन्हें असाइलम देता है तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा बांग्लादेश में जो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। और ऐसे में भारत का रुख बांग्लादेश को लेकर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर एक ऑल पार्टी मीटिंग इस वक्त चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम पार्टियों के नुमाइंदों को ब्रीफ भी कर रहे हैं। जैसे ही कोई जानकारी आती है आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जल्दी से रुख करते हैं। बांग्लादेश में मौजूद हैं हमारे साथ मजहरुल इस्लाम खान साहब। खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बांग्लादेश में हालात काबू में होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि मार्शल लॉ अभी तक लगाया नहीं गया है, पुलिस को बोल दिया गया है कि वो पीछे हटें, और एक अलग ही तरह का अराजकता और वायलेंस का दौर हम बांग्लादेश में, ढाका में सड़कों पर देख रहे हैं। इस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा? आपको शायद अब तक पता चल गए होंगे कि स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एक इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ के और पे नोबेल विजयी डॉक्टर यूनुस के नाम प्रपोज किया एज चीफ एडवाइजर। और वो लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि कोई तरह की नाशकता या कोई हिंसक घटना ना करे, कोई इस पे इन्वॉल्व ना हो, कोई भी स्टूडेंट ये इस तरह के काम ना करे। बिसाइड्स आर्मी चीफ जो है वो भी एक ही बात दोहरा रहे हैं, और हमारा जो माननीय राष्ट्रपति जो है वो भी यही बात बोल रहे हैं कि कोई तरह की हिंसक घटना ना घटे, कोई प्राणहानि ना घटे। तो इसलिए सब तरह के इल्तिजाम लेने के लिए भी राष्ट्रपति घोषणा कर दिया। तो अब देखने के बाद ये है कि जो प्रोटेस्ट के आड़ में जो लोग ये सब काम कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, ये ढूंढना अब सबसे जरूरी। और दूसरी बात ये है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम टीम बनाया, जहां जहां केपीआई और जनरल पीपल है और मंदिर एंड अदर्स सेंसिटिव एरिया से वहां उधर पे ये गार्ड देंगे, उनकी प्रोटेक्ट करेंगे। होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग आज सुबह से ज्यादातर के हिंसक घटना की खबर नहीं आई। एज अर्ली एज पॉसिबल इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा के बाद ये सब रोक दिया जाए। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तो ये सारी चीजें नियंत्रित होंगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बांग्लादेश के अंदर कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, कैसे शांति बहाल की जाए और किस तरह से उपद्रवियों पर नियंत्रण किया जाए। और इस बीच देखिए एक और अपडेट है, शेख हसीना के विमान की हिंडन एयरबेस से उड़ान विमान कहां जा रहा है, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आ रही है। भारतीय एजेंसियों की उड़ान पर नजर है तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मौजूद है हमारे सहयोगी। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? और ये विमान जिसके बारे में कहा जाता है कि अभी कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, अचानक से इस मूवमेंट की खबर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा था कि लगातार शेख हसीना की कई देशों से, ब्रिटेन से, फिनलैंड से और यूरोप के कई देशों से असाइलम को लेकर बातचीत चल रही थी, और ये कहा जा रहा था कि जब तक असाइलम नहीं मिल जाएगा तब तक वो वहां से नहीं निकलेंगी, जब तक उनको वहां से वो परमिशन नहीं मिल जाती। और अभी कहा यह जा रहा है कि उनको सुबह परमिशन मिल गई है और उनका जो विमान है, जो उनका ट्रांसपोर्टर विमान है C-130J, वो वहां से उड़ान भर चुका है और 9 बजे करीब उसने हिंडन एयरबेस को छोड़ दिया। तो निश्चित तौर पर अब वो किस देश जा रही हैं, कहां जा रही हैं, कहां पे पहुंचेंगी, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हिंडन एयरबेस से उनके विमान ने टेक ऑफ किया है। आखिरकार अब वो विमान उनको कहां लेकर जाएगा, वो असाइलम के लिए कहां रुकेंगी, ये अभी पिक्चर आनी क्लियर होनी बाकी है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमें दे रहे हैं। सुबह 9 बजे का वक्त था जब शेख हसीना के विमान ने टेक ऑफ किया है।
हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है शेख हसीना के विमान ने, लेकिन उनका विमान जा कहां रहा है ये अभी तक पता नहीं चला है। असाइलम की डिमांड यूके से भी की गई थी, फिनलैंड से भी की गई थी, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही थी। या फिर इन दोनों के अलावा किसी दूसरे यूरोपीय देश में शेख हसीना का विमान लैंड करेगा, इसे लेकर कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन विमान उड़ान भर चुका है शेख हसीना का, कहां जा रहा है ये पता नहीं है। अचल मल्होत्रा जी, किस तरह की स्थितियां बनते हुए देख रहे हैं शेख हसीना के लिए, और ऐसे में उन्हें कौन सा वो मुल्क है जो असाइलम ऐसे में देगा, ये बड़ा सवाल है। लगता क्या है आपको? देखिए, प्रोबेबिलिटी तो कोई यूरोपियन देश ही की है। जैसे मेरे कोलीग ने बताया कि यूके के क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया जी। बाकी कुल मिला के ये है कि उनका, मेरी असेसमेंट तो ये है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर अब ख़त्म हो चुका है, और साथ ही साथ जो उनकी पार्टी अवामी लीग वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश में, जैसा आपने कहा, सबसे पहली प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, एक प्रॉपर इंटरिम गवर्नमेंट बनाना, और फिर देखना ये है कि आर्मी कब तक इलेक्शन करवाएगी। अक्सर ये देखा गया है कि जब आर्मी शुरू में आती हैं तो वो ये प्रॉमिसेस करते हैं कि बहुत जल्द 6 महीने में 1 साल में हम इलेक्शंस कराएंगे, बट फिर धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि सालों साल वो वहीं जम जाते हैं जब तक उन्हें फिर कोई दोबारा 5 साल बाद उखाड़ता नहीं है। तो ये तो है बांग्लादेश के हालात। और शेख हसीना जहाँ पे भी जाएंगी, अब बहुत अच्छी बात है कि वो बिल्कुल सही सलामत जा रही हैं जहाँ पे भी जा रही हैं, और जो पॉलिटिकल असाइलम मिलेगा मुझे लगता है बाकी ज़िंदगी वो पॉलिटिकल एग्जाइल में ही एक किस्म से बिताएंगी, और उनके वापस आने के कोई चांसेस मुझे आने वाले वक्त में लग नहीं रहे। उनका उम्र का भी तकाजा है, तो उनकी पॉलिटिकल कैरियर की एज जो है बहुत उनके बेटे ने भी ये कहा है, उनका बयान आया कि वो अब राजनीति से दूर रहेंगी, यानी कि एक्टिव बांग्लादेश की एक्टिव पॉलिटिक्स में वो वापस नहीं जाएंगी। वही बात उन्होंने दोहराई कि उम्र का तकाजा और जो उन्होंने बांग्लादेश के लिए किया और उसके बाद जो ये सब हुआ है उससे वो काफी डिसहार्टन है। और देखिए, इधर एक बड़ी जानकारी ये आ रही है अंतरिम सरकार को लेकर कि प्रोफेसर यूनुस होंगे अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार, और आंदोलन के नेता नाहिद इस्लाम ने इस बात का ऐलान किया। प्रोफेसर यूनुस ने दी है सहमति नाहिद इस्लाम की तरफ से जानकारी। और देखिए, नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और वो रहेंगे जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसके सलाहकार। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बांग्लादेश में जो इस वक्त सरकार को लेकर खबरें चल रही हैं उससे जुड़ी। जी हाँ, कल ही शाम को ये खबर TV9 भारतवर्ष ने आपको दी थी, और उस वक्त ये खबर आई थी कि अंतरिम सरकार के प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि अंतरिम सरकार के सलाहकार के तौर पर उनका नाम आगे किया गया है, और उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी किया है। बांग्लादेश में आगे क्या होने जा रहा है? बांग्लादेशी सेना की देखरेख में अंतरिम सरकार बनने जा रही है। बांग्लादेशी संसद को भंग करने के बाद इस अंतरिम सरकार का गठन होगा। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी, जो कि मुख्य विपक्षी दल है बांग्लादेश का, BNP, उसकी भूमिका इसमें अहम मानी जा रही है। रवि, बिल्कुल। और देखिए, BNP की सहयोगी पार्टी जमात इस्लामी भी महत्वपूर्ण है। खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान बन सकता है PM, यह भी कहा जा रहा है। और हसीना की पार्टी के नेताओं समर्थकों की गिरफ्तारियां भी होंगी। तो ये हो सकते, ये सारी चीजें सामने आ रही। कमर आगा सर, आपसे मेरा सवाल है इस पूरे मामले में कि ये जो खबरें आप देख रहे हैं, अब खालिदा जिया बाहर हैं, अब वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन अब जो सरकार बनेगी उनमें उनकी बड़ी भूमिका रह सकती है, खबर आ रही। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि इस पूरी घटना के बाद से बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है सिस्टम का, वो किस तरह का होगा? कैसा देख रहे हैं आप? कितना बदल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत का मेन स्टेक होल्डर था वहाँ पे, वो शेख हसीना और उनकी पार्टी थी। उसके कमज़ोर होने से जो दूसरे तत्व हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो या तो PNB जो है उसका पाकिस्तान से लिंक नज़र आ रहा है, चाइना के साथ है, कोई किसी के साथ है। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट जो भी बनेगी, वो उसकी कोशिश ये है कि भारत, पश्चिमी देश और चाइना के साथ एक संतुलन जैसे चल रहा था वो बना रहे। अमेरिका के साथ दोस्ती इसलिए ज़रूरी है कि अगर नहीं रहती
तो वो सैंक्शंस लगा देंगे और जो उनका मेजर एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, वो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब जाएगी। इसलिए उनको अमेरिका के साथ, भारत के साथ उनका एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, ट्रेड है, भारत का बहुत इन्वेस्टमेंट है वहाँ, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत के साथ हॉस्टिलिटी बांग्लादेश कभी भी नहीं मेंटेन कर सकता, चाहे कोई भी वहाँ पे पावर में आए। और जो दूसरी वहाँ पे जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी, ये टोटली पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं और ये इनका एजेंडा भी इस्लामिक हुकूमत को वहाँ पे बनाने का है। बांग्लादेश जैसे अफ़गानिस्तान टाइप की बात करते हैं ये लोग, शरिया लॉ की बात करते हैं। और फिर उसके अलावा एक और ग्रुप है वहाँ के ऊपर जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, जो ये मिलिटेंट्स हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, ये पाकिस्तान के ट्रेंड किए हुए हैं। और ये हुजी जिसमें से एक थी बहुत काफ़ी एक्टिव एक ज़माने में आसाम और दूसरे सेक्टर्स में भारत के थे, ये इस तरह के बहुत ग्रुप हैं जो इन्वॉल्व हैं इस वक्त। आर्सन, लूटिंग, आर्जनी, ये एक्सपर्टाइज़ है इनकी कि जल्दी से पूरे शहर को बर्बाद कर दो, आग लगा दो, टेरर क्रिएट कर दो। क्योंकि जमात इस्लामी या कट्टर धार्मिक संस्थाएं जितनी हैं ये सत्ता में इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकती। ये हमेशा इनकी कोशिश होती है अराजकता फैलाओ और उसी में कोशिश करो सत्ता को कब्जा करने की। मगर ये है कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा सेकुलर ग्रुप भी है जो चाहता है कि वहाँ पे सेकुलरिज्म रहे, रूल ऑफ लॉ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन रहे। अर्बन है वो ज़्यादातर और वो मिडिल क्लास का है, उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं। वो उसका जो सपोर्ट बेस था वो शेख हसीना, मुजीब प्रेसिडेंट, फॉर्मर फाउंडर मुजीबुर रहमान के साथ वो जुड़े हुए थे। लेकिन ये कि अब वो मुझे नहीं लगता कि इतने एक्टिव हो पाएंगे, इतने कंट्रोल होंगे। एक लड़ाई का माहौल वहाँ बना रहेगा, इसी कि बांग्लादेश अकेला देश है जहाँ पे सेकुलर बराबर से लड़ रहा है इन आतंकवादी संगठनों से या इस किस्म के ग्रुप के साथ। वो अकेला मुस्लिम देश है मैं कहूँगा जहाँ के ऊपर ये लोग लड़ रहे हैं और अभी भी उन्हीं ने कहा है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में खतरा ये बना हुआ है कि कहीं कट्टरपंथ बांग्लादेश में हावी ना हो जाए। और इस बीच देखिए शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने कमान संभाल ली है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति संसद भंग करेंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन बहुत जल्द होने जा रहा है। अंतरिम सरकार में कई पार्टियां शामिल होंगी, कई पार्टियां इसमें शिरकत करेंगी। और जो मुख्य विपक्षी दल है बीएनपी, बेगम खालिदा जिया की पार्टी, उसका अहम रोल होने जा रहा है। जमात इस्लामी का भी अहम रोल होगा, जो कि अपने आप में चिंताजनक बात है। लेकिन हर तरफ इस बात की भी चर्चा है कि शेख हसीना आगे क्या करने वाली हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या है जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। तो उन पर भी जरा गौर करते हैं कि क्या क्या वो विकल्प हैं, वो कहां जा सकती हैं। देखिए पहला विकल्प क्या है। पहला विकल्प यह है कि वो ब्रिटेन में शरण ले सकती हैं, वहां जा सकती हैं, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। और दूसरा विकल्प यह कि ब्रिटेन से अनुमति न मिलने पर वो फिनलैंड में भी जा सकती है। एक दूसरा ऑप्शन भी उनके सामने है। जी हां, और तीसरा विकल्प विदेश में रहकर सही समय का इंतजार वो करें। चौथा विकल्प अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से बांग्लादेश में उनकी वापसी हो। फिलहाल तो जो आसार हैं उसमें यह नामुमकिन ही नजर आता है, लेकिन वक्त कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता। पांचवां विकल्प सियासत छोड़ने का ऐलान, जिसका जिक्र शेख हसीना के बेटे की तरफ से भी किया गया है। सिंघल साहब, किस तरह से आप इन परिस्थितियों को देखते हैं? शेख हसीना के लिए अब बांग्लादेश में बचा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी न हो जाएं। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश आने वाले वक्त में जिस तरह से चलेगा, उससे हमें कितना चिंतित होने की जरूरत है? क्या एहतियाती कदम उठाए जाने की जरूरत है? आपने जो समीर सवाल किया उसमें दो हिस्से हैं। एक तो है कि शेख हसीना के पास ऑप्शंस क्या हैं बांग्लादेश में। जैसा कि सब कह रहे हैं इस वक्त शेख हसीना को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि किसी देश में शरण मिल जाए। और उनके बेटे ने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं वो इसी तरह से, उसका उद्देश्य यही है कि वो जो है पॉलिटिक्स छोड़ रही हैं। अब वो फ्यूचर में क्या करेंगी, किस तरह का माहौल बनेगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है अभी उनके लिए और किसी के लिए भी। लेकिन राइट ऑफ करना कम्प्लीटली कि शेख हसीना अवामी लीग कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, वो आई विल नॉट एग्री विद दैट पॉइंट। बिकॉज रीज़न क्या है कि अवामी लीग एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस वक्त ऑफ कोर्स डाउन है, लेकिन
ये जो दूसरी फोर्सेस हैं, बीएनपी हो या जमात हो या उग्रवादी हो, उनकी संख्या बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि इसीलिए शेख हसीना वहाँ 15 साल वहाँ रह पाएंगे। दूसरा, अभी जैसे अभी आर्मी, अभी न्यूज़ में आ रहा है कि आर्मी ने अभी हेल्पलाइन नंबर इशू किया है हिंदुओं के लिए कि जो उनको समस्या है, तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये कि आर्मी बहुत ही बैलेंस रोल प्ले करना चाह रही है इसमें और सबको साथ लेकर चलना चाह रही है। और मोहम्मद यूनुस साहब एग्री कर गए हैं, वो बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है वहाँ के, नोबेल प्राइज़ विनर हैं, वो भी एक बहुत बड़ा, बहुत ही बैलेंस पर्सन आदमी हैं वो। तो ये इंडिकेशन है कि बांग्लादेश तेज कोशिश कर रहा है, जो भी फोर्सेस वहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग आर्मी हो या इंटेलेक्चुअल हो, कि वहाँ के हालात पहले संभलें और एक अंतरिम सरकार जो है वो अपना वहाँ पर वर्चस्व बनाए। उसके बाद में वो इलेक्शन के बारे में वो माहौल बनेगा, उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा चेंज आया है, तो उसके लिए समय चाहिए, नेचुरल बात है। ठीक है। एक बड़ा सवाल तो बिल्कुल शेख हसीना की पार्टी का भी है कि उनके पार्टी का बांग्लादेश में अब होगा क्या वाकई में जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को टारगेट किया है भीड़ ने, हमने वो तस्वीरें देखी है, बहुत ही एक तरीके से दुखद तस्वीरें हैं वो, लेकिन अब इसके बाद उसका फ्यूचर वाकई में बांग्लादेश में कुछ होगा और इसे क्या सेना इंश्योर कर पाएगी, ये बहुत अहम सवाल है। और देखिए, शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय का दावा सामने आया है कि अब राजनीति में नहीं लौटेंगी शेख हसीना, और शेख हसीना बांग्लादेश के मौजूदा हालात से निराश हैं। ये भी वो कह रहे हैं बांग्लादेश को विकसित बनाने का सपना टूट गया है, ये कहना है शेख हसीना के बेटे का। और एक तरीके से उन्होंने अपने बयान में ये इंडिकेट कर दिया है कि अब शायद वो राजनीति में न लौटे, मतलब कि वो बांग्लादेश भी न लौटे, कम से कम इसका इंडिकेशन तो यही समझ में आ रहा है मौजूदा हालात को देखते हुए। तो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो ऐसे ही नेतृत्व के हकदार हैं। एक तरह की मायूसी सीधे तौर पर शेख हसीना के बेटे के इस बयान में झलकती है कि इतना कुछ किया और उसके बाद ये अंजाम। आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सख्ती बढ़ी है। बीएसएफ के महानिदेशक लगातार दूसरे दिन बॉर्डर पर पहुंचे हैं। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी पेट्रापोल क्रॉसिंग जाएंगे, ये खबर भी आ रही है। कल भी बॉर्डर का उन्होंने किया था दौरा। और अगली बड़ी खबर है, देखिए, भारत से वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं लोग और कल ही हिंसा के बाद लौट रहे बांग्लादेशी घर की सुरक्षा की चिंता में बांग्लादेशी लौट रहे हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में साउथ दिनाजपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका से बढ़ाई गई है सुरक्षा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। घुसपैठ कैसे रोकी जाएगी? अब हिंसा के बाद भारत में घुसपैठ की आशंका बढ़ी है। बीएसएफ और पुलिस भी कर रही है विशेष निगरानी। पुलिस अधीक्षक ने बीएसएफ के साथ एक बैठक की। और कूच बिहार बॉर्डर से भारत लौटे ट्रक, जी हां, चांगड़ बांधा बॉर्डर पर फंसे थे ये ट्रक और बीएसएफ की कोशिशों से वापस लौटे हैं ट्रक। हिंसा की वजह से ये ट्रक फंसे हुए थे। और बांग्लादेश से खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, इस वक्त ताजा अपडेट वहां से आप हमें क्या देना चाहेंगे? देखिए, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जा रही है, उसके लिए तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन हमारे लिए खास तौर पर चिंता का सबब यह है कि कहीं कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि यह जानकारी लगातार सामने आ रही है कि आईएसआई का, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी का इस कू के पीछे बड़ा रोल है। इसका बांग्लादेश लिबरल कंट्री है। आपको याद होगा 1975 पे जब फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान डाइड, तब की जो हालत थी 1975 से भी बदतर हो गए। इस 2026 पे जो प्रोटेस्ट के आड़ में आके कुछ लोग ये दंगा फसाद कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, हमला चला रहे हैं ना, तो मगर छात्रों जो है ना, जो कोऑर्डिनेटर्स है, उनको भी पता चल गया कि ये कुछ लोग उनके बीचों बीच आ गए और उनकी ये नॉन वायलेंट जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। पर्सनल इंटरेस्ट
अपील कर रहे हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने भी और देखिए ये मामला यहां तक चला गया, जो तस्वीरें सामने आई कि जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, उनके स्टैच्यूज को गिरा दिया गया, उनके पोस्टर्स, उनकी तस्वीरों को दफ्तरों से हटा दिया गया। ये और भी चिंता की बात है, दुखद बात है। बहुत ही एक सॉरी स्टेट ऑफ बांग्लादेश ये नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। जो फादर ऑफ नेशन थे उनके साथ भी ये उपद्रवियों ने किया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।